लास्ट लेक्चर में मैं आपको लीनियर वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यू करते हैं। डायमेंशन का डेफिनेशन नोट हो गया था। नेक्स्ट नोट करेंगे बेसिस। तो डायमेंशन में आपको ये हिंट किया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मैक्सिमम नंबर आप काउंट करेंगे डायमेंशन के लिए, और बेसिस में उसका आप सेट फॉर्म में नोट करेंगे। द सेट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स of a vector space is called basis of that vector space. यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को एक सेट से आपको रिप्रेजेंट करना है, और सेट के लिए आप कर्ली ब्रैकेट आप यूज करते थे। सपोज किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस वेक्टर्स आप फाई नोटेशन हेड वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर सेट में फाई आई रिप्रेजेंट कर दिया। डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे आप सिंपल ब्रैकेट में ये एलिमेंट शो कर सकते हैं। अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई n, ये आपको यहाँ पे ऑल एलिमेंट शो हो गए। ये आई वैल्यूज 1 से n तक विद रेफरेंस ऑफ यूनिटी वैल्यूज लाई करेंगे। ये आपको कर्ली ब्रैकेट से बेसिस रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे उसके एलिमेंट शो कर दिए। तो दीज टू डिफरेंट नोटेशन से आप बेसिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रीफ में इससे आप नोट कर सकते हैं, और अगर ऑल एलिमेंट शो होने तो आप ये सिंपल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फाई 1, फाई 2, फाई 3 रिप्रेजेंट बेसिस वेक्टर्स। These elements of basis set represent basis vectors. These are basis vectors. किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के लिए जब हम बेसिस सेलेक्ट करेंगे, बेसिस का चॉइस लेंगे, तो बेसिस यूनिक नहीं है। उसके किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के लिए आप मोर देन वन बेसिस सेलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑफ बेसिस इज आर्बिट्रेरी। It means basis is not unique for a particular vector space. मोर देन वन बेसिस किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के लिए हो सकता है। अगर आप 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे जाएं, 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, फॉर 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस, अब किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप आई, जे और के टर्म्स में नोट करते हैं। these are unit vectors for Cartesian coordinate system in 3 dimension. तो this term represent basis vectors for 3 dimensional real vector space. तो आप like this choice of basis ले सकते हैं। सेम वेक्टर स्पेस के लिए आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन भी यूज करते हैं। इसी वेक्टर को रियल 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आप आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम वेक्टर स्पेस को आप डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए आई, जे के बेसिस वेक्टर्स होंगे, और यहाँ पे आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप बेसिस वेक्टर्स होंगे। सेट से रिप्रेजेंट किया तो ये बेसिस बन गया। ऐसे ही आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे एस कैप, रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, फाई कैप और जेड कैप, ये आप बेसिस वेक्टर्स की चॉइस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर बेसिस रिप्रेजेंट कर दिए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए। इसके अलावा भी नंबर ऑफ बेसिस हो सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए, बट पॉपुलर बेसिस आप यही पता है। डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं अगर स्फेरिकल सिमेट्री है। अगर सिलिंड्रिकल सिमेट्री तो आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं। तो कोई भी आप चॉइस ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट कराया कि चॉइस ऑफ बेसिस आर्बिट्रेरी। इट मींस बेसिस इज नॉट यूनिक फॉर ए पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस। सेम वेक्टर स्पेस के लिए मोर देन वन बेसिस की आप चॉइस ले सकते हैं। तो अगर इसको आप जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, जो पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ वेक्टर के रिगार्डिंग या हिल्बर्ट स्पेस के रिगार्डिंग, आप उनको रिलेट करते जाएंगे रियल वेक्टर स्पेस से, तो एनालॉजी से आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे कि इनका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट करेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, अगर बेसिस वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन फॉलो करेंगे देन बेसिस इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इफ द बेसिस वेक्टर्स or elements of basis satisfy orthonormality condition, then basis is called orthonormal basis. और ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन पहले आपको
नोट कराया फंक्शन के लिए, यहाँ पे आप ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन वेक्टर्स के लिए नोट कर सकते हैं। आप अगर एक आगे नोटेशन आएगा ड्राफ्ट नोटेशन के लिए ब्रैकेट का, उसी पार्ट में भी नोट कर सकते थे। अगर फंक्शन पार्ट पे जाते तो आप लाइक दिस ब्रैकेट नोट करते हैं, यहाँ पे टू फंक्शंस को कॉमा से सिलेक्ट करते हैं, तो ये आगे भी ब्रैकेट नोटेशन को इंटरप्रेट करेंगे। बट अगर उससे पहले आपको यहाँ पे कंडीशन नोट करना हो तो सेम नोटेशन में हम इसका मीनिंग हिट करेंगे। ये टू वेक्टर्स आप कैट वेक्टर्स और वेक्टर्स आप यूज करेंगे। तो अगर ये बेसिस वेक्टर्स हैं phi1, phi और phi j, then orthonormality condition can be written as this bracket value is delta j. That means this bracket value may be 1, represent normalization condition, and this bracket may be 0, represent orthogonality condition. Orthogonality condition is the group of two conditions, normalization condition as well as orthogonality condition. तो ये नोटेशन आपको यहाँ पे ब्रैकेट पार्ट रिप्रेजेंट किया। अगर ब्रैकेट वैल्यू आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के एलिमेंट से बेसिस वेक्टर से कंडीशन को चेक करेंगे तो ये वैल्यू या तो 1 बनेगा या 0 बनेगा। ऐसे ही अगर आप फिर से 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस का एग्जांपल लें तो आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ते हैं phi डॉट i यूनिट वेक्टर्स के लिए। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आप 1 लेते हैं और डिफरेंट के लिए आप ये वैल्यू 0 लेते हैं। सेम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए 0। आप लोग i डॉट j 0 पढ़ते हैं, j डॉट k डॉट i, ये डेफिनेशन आप 0 पढ़ते हैं। तो अगर इसी को ये नोटेशन ड्राफ्ट नोटेशंस में रिप्रेजेंट करने लगे तो यहाँ पे जो वेक्टर है i कैप दिस इक्विवेलेंट टू कैट ऑफ i कैप। लाइक दिस आप बेसिस वेक्टर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं i j एंड k कैट वेक्टर। तो अगर ये फॉर्म को चेक करेंगे तो अभी आगे ये पार्ट आपको डिस्कस होगा। तो ये i डॉट i 1 है और इसके इक्विवेलेंट आप नोट करेंगे तो ये i डॉट j पार्ट बनेगा, ये 0 है। तो ये कंडीशन आपको मिलता जाएगा, सेम के लिए 1 और डिफरेंट के लिए 0। तो 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस की जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन शो करते हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का एग्जांपल आपको कंफर्म हो गया, बेसिस ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या है, आपको बेसिस वेक्टर्स क्या है, ये किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए आप मोर देन 1 बेसिस का चॉइस ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट्स आपको हिंट होंगे, तो ये आपको पहले ही कंडीशंस नोट करा दी। अब यहाँ पे हमें ड्राफ्ट नोटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों थी, ये आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने हिंट किया था। तो फिर से यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पे स्केलर फंक्शन से आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्केलर फंक्शन से अगर आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे पहले आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस रिप्रेजेंटेशन में आप स्टेट नोट कर रहे हैं और आप रिजल्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट उस रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो उस कंडीशन को, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ड्राग ने आपको मेथड सजेस्ट किया। ड्राग ने स्टेट रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया। तो अकॉर्डिंग टू ड्राग और ड्राग नोटेशन को आपको यहाँ पे एनालॉजी करना है। तो अकॉर्डिंग टू ड्राग जो ये साई फंक्शन आप यूज कर रहे थे, दिस इक्विवेलेंट टू कैट ऑफ साई एंड दिस इक्विवेलेंट टू नॉट इक्वल टू कैट ऑफ साई। और आप जब फंक्शन पार्ट पे जाते हैं तो फंक्शन पार्ट पे आप ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या ब्रैकेट कंडीशन आप पढ़े थे, इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, लिमिट ओवर ऑल स्पेस साई स्टार साई डी लॉग, दिस रिप्रेजेंट ब्रैकेट। ड्राग ने इस ब्रैकेट से ये नोटेशन का एनालॉजी किया, सिस्टम रिप्रेजेंट स्केलर प्रोडक्ट और ब्रैकेट। तो ये एनालॉजी करेंगे तो ये पार्ट में जो एक कॉमा से सेपरेट किया है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। दिस ब्रैकेट इज इक्विवेलेंट टू दिस पार्ट, सिस्टम रिप्रेजेंट ब्रैकेट ऑफ साई। ये टर्म भी ब्रैकेट है, ये फंक्शन के लिए है, ये ड्राग नोटेशन ब्रैकेट है। ड्राग ने इसका एनालॉजी किया है कि दिस साई साई ब्रैकेट रिजल्ट इससे मैच करेगा। तो यहाँ पे जो साई है वो कैट ऑफ साई के इक्विवेलेंट है और साई स्टार, मैं फिर से हिंट कर रहा हूँ कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट है, ये नोटेशंस बनेंगे। और जब ये ब्रैकेट टर्म ले रहे हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट को आप टू पार्ट में नोट करेंगे तो यहाँ पे टू वेक्टर्स के नेम सजेस्ट होंगे, एक ब्रा वेक्टर और कैट वेक्टर। तो ये फर्स्ट नोटेशन है, इस ब्रैकेट में ये एनालॉजी किया इस पार्ट पे, जो फर्स्ट वेक्टर बनेगा ये ब्रा वेक्टर बनेगा और जो सेकंड वेक्टर है वो कैट वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पे आपको टू नोटेशंस का नेम आपको कंफर्म हो गया, दिस रिप्रेजेंट ब्रा वेक्टर ऑफ साई एंड दिस रिप्रेजेंट कैट वेक्टर। ये नोटेशंस आपको कंफर्म हो गए जो इस ब्रैकेट वर्ड से अराइज होता है। तो ड्राग ने नोटेशन सजेस्ट किया, अकॉर्डिंग टू ड्राग इन द स्टेट ऑफ एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ये एनालॉजी करते हैं जो पहले स्टेटमेंट आपको स्केलर फंक्शन के लिए नोट कराया था, मैं नेक्स्ट पेज पर स्टेटमेंट नोट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू ड्राग द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इन हिल्बर्ट स्पेस is represented by cat vector. Generally, इस notation से represent करेंगे cat vector notation that contains all valuable information.
तो यही स्टेटमेंट पे जाएं जो आपको स्केलर फंक्शन से फर्स्ट टाइम वेव फंक्शन मीनिंग वेव फंक्शन डेफिनेशन बताया है, तो आप एनालॉजी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिस्कस किया था मैथमेटिकल फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम एंड कंटेन्स ऑल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। तो वहाँ पे स्केलर फंक्शन ले रहे थे, यहाँ पे स्टेट वेक्टर वर्ड यूज करेंगे, इसको कैट वेक्टर नोटेशन साई से रिप्रेजेंट करना है। तो ड्राक ने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर अप्रोच लिया है, और रीजन आपको बताया कि वेक्टर का मीनिंग रिप्रेजेंटेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तो आप प्ले स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो किस रिप्रेजेंटेशन में। तो ये ड्राक नोटेशन आपको यहाँ पे सजेस्ट किया, कैसे राइज हुए ये नोटेशंस के नेम वो आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। तो यहाँ पे एक स्केलर प्रोडक्ट वर्ड आता है, ये पार्ट को एनालॉजी करते जाएं वेक्टर से, जो आपने 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में रिजल्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पे मीनिंग को रिलेट करते जाएंगे। इसी वेक्टर के लिए अगर आप किन्हीं भी 2 वेक्टर्स के लिए आप एक वेक्टर प्रोडक्ट है और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ये नोटेशंस आप लोगों ने यूज किए होंगे, ये स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दीस 2 वेक्टर्स, एंगल अगर बोथ के बिटवीन थीटा है तो कॉस थीटा, ये बोथ का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन के। ये डेफिनेशंस आप लोग पढ़े हैं। अगर कोई वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे हैं, ये वेक्टर ए ले रहे हैं, ये वेक्टर बी ले रहे हैं, और बोथ के लिए जो आप यहाँ पे बोथ वेक्टर्स के इंटरमीडिएट एंगल है वो थीटा है। तो ये आप लोग इसका फिजिकल मीनिंग नोट करते हैं इसके स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर। ये बी cos थीटा पे जाएं तो दिस टर्म रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन, दिस टर्म रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन। ये शेडो जो आएगा एक ही डायरेक्शन में, दिस टर्म रिप्रेजेंट बी cos थीटा, और इसे प्रोडक्ट किया है, तो स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर। से आप ये टर्म आप मीनिंग रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप स्टेट को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आप ये नोटेशंस रिप्रेजेंट करेंगे, दिस टर्म रिप्रेजेंट स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दिस टर्म नोटेशन आपको हिंट कहता है ब्रैकेट। और स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग आपको ये रिलेट किया हुआ है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या फिजिकली सिग्निफाई करेगा। अभी वेक्टर के टर्म्स में मैंने आपको ये रिलेट करने के लिए बोला, तो इजीली आप इसका सिग्निफिकेंस नोट कर सकते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अगर आप ये स्केलर प्रोडक्ट ले रहे थे, तो अगर 2 वेक्टर्स लेते हैं यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए, सिमिलर अप्रोच आप यहाँ पे अप्लाई करें, तो दिस टर्म इज द स्केलर ब्रैकेट ऑफ 2 वेक्टर्स फाई एंड साई। सेम के लिए भी आपको करेक्ट हो जाएगा और डिफरेंट के लिए, जनरली मैंने 2 डिफरेंट नोटेशन आपको यूज किया। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड दिस नोटेशन फाई साई रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ कैट ऑफ फाई ऑनटू साई, और वाइस वर्सा, वन वेक्टर का अनदर पे प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अभी यहाँ पे ये बी cos थीटा नोट कर रहे थे, इसी पार्ट को आप a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी भी आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a एंड सेकंड टर्म रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर, यहाँ पे वन वेक्टर फाई है और सेकंड अनदर वेक्टर साई है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑनटू अनदर वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ फाई ऑनटू साई और वाइस वर्सा। तो ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल मीनिंग आपको रिलेट कर दिया। बट अगर ये नोटेशन पे जाएं फाई साई, ये नोटेशन, तो ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ये जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जैसे आपने यहाँ पेंट किया हुआ है कि ए और बी के परपेंडिकुलर प्लेन में वेक्टर लाई करेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिमिलर वे में आप ये फाई साई नोटेशन जो आप एक टेंसर प्रोडक्ट नोटेशन होता है, लाइक दिस आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों मीनिंग सेम है, सम टाइम लाइक दिस लिखेंगे, सम टाइम लाइक दिस। तो ये पार्ट ऑलवेज अलाउड है, दिस टर्म रिप्रेजेंट वेक्टर प्रोडक्ट, बट ये ऑलवेज अलाउड होगा या नहीं ये कंडीशनल रिजल्ट है। दिस टर्म रिप्रेजेंट वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट था, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, बट ये कब अलाउड होगा कब फॉरबिडन होगा ये आप स्टेटमेंट नोट करें। दिस टर्म अलाउड इफ cat of phi and psi represent state vectors in 2 different vector space or belong to 2 space। डिफरेंट इसलिए है यहाँ पे कि जब आप वन पार्टिकल सिस्टम दे रहे हैं, तो वन पार्टिकल के लिए ये कोई एक वेक्टर में से पोजीशन स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है, अनदर स्पिन स्पेस को बिलोंग करता है। तो पोजीशन स्पेस और स्पिन स्पेस दोनों 2 डिफरेंट स्पेस हैं, दैट टाइम पे ये प्रोडक्ट अलाउड हो जाएगा। अगर मोर देन वन पार्टिकल है तो फाई फर्स्ट पार्टिकल का फंक्शन स्टेट वेक्टर हो सकता है और साई सेकंड पार्टिकल का स्टेट वेक्टर हो सकता है, तभी अलाउड हो जाएंगे। बट अगर ये फाई और साई दोनों सेम स्पेस को बिलोंग करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉरबिडन हो जाएगा, तभी ये प्रोडक्ट अलाउड। फॉरबिडन इफ फाई एंड साई बिलोंग टू सेम वेक्टर स्पेस और रिप्रेजेंट स्टेट वेक्टर्स इन सेम वेक्टर स्पेस। तो कब अलाउड है कब फॉरबिडन है ये आपको हिंट कर दिया। आगे जब आप
मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे या टोटल वेव फंक्शन नोट करेंगे किसी सिस्टम के लिए, तो आपको ये नोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि टोटल वेव फंक्शन में आपको प्रोडक्ट करना है और उनको अगर स्टेट कैट नोटेशंस में रिप्रेजेंट करना है, कब वो अलाउड है कब फॉरबिडन है। उसका मैंने एग्जांपल आपको किया कि अगर हम वन पार्टिकल सिस्टम के लिए टोटल वेव फंक्शन नोट करें तो पार्टिकल में आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ स्पिन आइसो स्पिन कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड करना है। तो वन स्पेस पोजीशन स्पेस हो सकता है, अनदर स्पेस स्पिन हो सकता है, आइसो स्पिन हो सकता है, तो दोनों ही डिफरेंट स्पेस को वन पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तब भी अलाउड है। और अगर मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम है तो इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए दोनों के पोजीशन स्पेस हो सकते हैं, तो वन पार्टिकल का पोजीशन स्पेस अनदर पार्टिकल के पोजीशन स्पेस से डिफरेंट होगा। हिल्बर्ट स्पेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों नोटेशंस का जो प्रोडक्ट हम करेंगे, सम टाइम वो स्केलर बनेगा जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट से बता दिया, सम टाइम वेक्टर बनेगा, और वेक्टर पे कंडीशन है कि कब वो अलाउड होगा कब फॉरबिडन होगा, वो कंडीशन आपको मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया है। तो ये नोटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, नोटेशन के मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ पे हिंट हो गए। हम किसी पर्टिकुलर स्टेट वेक्टर की बात करें, आपको बताया था कैट वेक्टर ऑफ साई। अगर इस कैट वेक्टर का हर्मिशियन एडजॉइंट, ये आपको नोटेशन आप लोग पढ़े होंगे, डैगर, इसको हर्मिशियन एडजॉइंट बोलते हैं। ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लेक्स एडजॉइंट, टू ऑपरेशंस यहाँ पे सिंगल नोटेशन में इंक्लूड होते हैं, एडजॉइंट और हर्मिशियन एडजॉइंट। सेल्फ ये पार्ट इसको नॉट यूज करते हैं या डैगर वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोज एंड कॉम्प्लेक्स एडजॉइंट, टू ऑपरेशंस इंक्लूड होता है। तो कैट वेक्टर का अगर हम डैगर फाइंड करेंगे तो ये बड़ा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टू नोटेशंस आपको पहले अभी हिंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर सेम वेक्टर के लिए हम ब्रैकेट रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम वेक्टर के लिए एक आप सेल्फ प्रोडक्ट वर्ड यूज किए थे। इस प्रोडक्ट में एक वर्ड था सेल्फ प्रोडक्ट, ये जो टर्म है फाई साई में यहाँ पे भी ये जनरली टू डिफरेंट वेक्टर्स के लिए और सेम के लिए सबके लिए स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इसी में हम सेम वेक्टर्स में एक सेम वेक्टर का कैट वेक्टर और ब्रा वेक्टर को प्रोडक्ट करें तो दिस टर्म रिप्रेजेंट सेल्फ प्रोडक्ट। और सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर में भी आप पढ़ते हैं यहाँ पे जब ये बी और ए हो जाएंगे तो ये सेल्फ प्रोडक्ट के लिए ए डॉट ए पढ़ते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, दिस टर्म रिप्रेजेंट सेल्फ प्रोडक्ट। तो सम टाइम आपको किसी पर्टिकुलर कैट वेक्टर के लिए नॉर्म फाइंड करने के लिए बोल सकता है। नॉर्म हो सकता है जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े हो तब ये वर्ड आपको न्यू लगा हो नॉर्म, बट इसके लिए कैलकुलेशन तो आप जैसे ही वेक्टर स्टार्ट करते हैं दैट पार्ट से आप कैलकुलेशन करते जाते हैं। तो नॉर्म ये बेसिक पार्ट है, इसमें सम टाइम अगर आपसे कैलकुलेशन किया जाए किसी स्टेट वेक्टर का फॉर्म देके कि व्हाट इज द नॉर्म, हो सकता है कि सम स्टूडेंट करेक्टली कैलकुलेट कर दें, सम स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। देखो सम टाइम स्टूडेंट ये थिंक करते हैं कि दिस टर्म रिप्रेजेंट नॉर्म, दिस इज नॉट नॉर्म, दिस इज द नॉर्म स्क्वायर। तो दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस सेल्फ प्रोडक्ट ब्रैकेट इज कॉल्ड नॉर्म, दिस टर्म रिप्रेजेंट नॉर्म ऑफ कैट वेक्टर साइड। ये फिर से वेक्टर से आप एनालॉजी कर सकते हैं। इसी में एक वर्ड और यूज करेंगे, नॉर्म और लेंथ ऑफ कैट ऑफ साइड। अब आप चेक करें यहाँ से, आप ये मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो आप ए नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस टर्म रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए। इसी पार्ट से आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, ये ओरिजिन से इस तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ बताता है। तो ये टर्म नॉर्म और लेंथ होता है वेक्टर का। तो आप एनालॉजी करिए, अभी आपको ये ए डॉट ए, ये एनालॉजी ए डॉट बी फाई साइज आया, ए डॉट ए के लिए साई साई ब्रैकेट बन गया और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आपको नॉर्म और लेंथ आइडिया मिल गया। और ये स्टेप आप यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। अब ये सॉल्व करें, किसी भी वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्म बने। नॉर्म ये आपने वेक्टर को नॉर्मलाइज कर दिया, उसकी लेंथ से नॉर्म से डिवाइड कर दिया। तो आप यूनिट वेक्टर में ये स्टेप फॉलो करते हैं। नॉर्म वर्ड जो आता है वो नॉर्मलाइजेशन से आता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप उसको नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज वर्ड इसी से आया है जो आप प्रोबेबिलिटी में आप यूज किए थे कि प्रोबेबिलिटी में ये पार्ट स्क्वायर बनेगा तो डिवाइड में इंटीग्रेशन टर्म टोटल स्पेस की प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड करते हैं। तो ये जो वर्ड है नॉर्म, उसका क्वांटम में जब आप रीड किए हो फर्स्ट टाइम रीड किए हो, बट इसका अगर एनालॉजी करें वो आप स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं पहले से जैसे आपने वेक्टर पढ़ा है। तो दिस रिप्रेजेंट नॉर्म और लेंथ ऑफ कैट ऑफ साइड। अब सम डार्क नोटेशंस, अगर आप n डायमेंशनल स्पेस ले रहे हैं, n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस ले रहे हैं, तो n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में जब आप कैट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के लिए n बेसिस वेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स n होंगे। आपको यहाँ पे नंबर बताना है डायमेंशन के लिए कि 10 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है तो वहाँ पे बेसिस वेक्टर का मैक्सिमम नंबर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस वेक्टर्स होंगे उनका मैक्सिमम नंबर बनेगा 10। तो जब किसी पर्टिकुलर हिल्बर्ट स्पेस में जो डायमेंशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, अब ये कैट वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कॉलम वेक्टर होगा, कॉलम मैट्रिक्स से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सभी को फैमिली नोन है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, वन कॉलम और नंबर ऑफ रोज आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे, इस कॉलम वेक्टर में जितना डायमेंशन है हिल्बर्ट स्पेस का उतने एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इसका डैगर फाइंड करेंगे तो ब्रा वेक्टर बनेगा। अगर इसी स्टेट का आप कैट वेक्टर नोट करेंगे तो आपको ये हिंट किया था कि डैगर फाइंड करना है, और ये डैगर नोटेशन, डैगर मींस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जो स्टार से आप रिप्रेजेंट करते थे, इसका ट्रांसपोज, ई ट्रांसपोज के लिए ये आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर लें फिर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें।
तो यहाँ पे जब आप डैगर फाइंड करेंगे तो जनरली जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस में, ये एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डैगर फाइंड करेंगे तो पहले ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज करने के लिए कॉलम और रो को एक्सचेंज करेंगे। तो ये A1 A2 A3 AN ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने फिर से रो में आपको रिप्रेजेंट कर दिए, बट यहाँ पे अभी मैंने ट्रांसपोज किया है, और ट्रांसपोज के साथ फिर आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी डैगर के लिए यूज करना है। तो इन एलिमेंट्स को आप जनरली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस कर देंगे, तब ये कैट ऑफ साई का मैट्रिक्स फॉर्म आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, कैट वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रा वेक्टर को आप रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको अब यहाँ पे n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के लिए ये नोटेशंस आपको मैंने कंफर्म कर दिया। अभी हो सकता है कि आपको ये डाउट रहे कि ये टर्म कैसे इसको स्केलर प्रोडक्ट बन रहा था। ये आप वेक्टर पे जाइए, जब आप ये प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट पार्ट बनता है ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड होगा इसलिए इसको वेक्टर बोलते हैं। तो सेम मीनिंग यहाँ पे है, एक स्टेप जैसा आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर कोई स्केलर है, स्केलर अगर स्केलर ले रहे हैं तो स्केलर में सिंगल एलिमेंट होता है। अगर ये स्केलर सी लिया तो इसका अगर आप डैगर फाइंड करेंगे, सी का डैगर फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रांसपोज एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केलर मींस अगर आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 1 क्रॉस 1 फॉर्म बनेगा। इट मींस ओनली यहाँ पे वन ही एलिमेंट बनेगा, और वन एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मोर देन वन एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्केलर मींस 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, और 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज करेंगे, कॉलम को रो में एक्सचेंज करेंगे, रो को कॉलम में एक्सचेंज करेंगे, तो ये ट्रांसपोज जो ऑपरेशन है उसका कोई रोल नहीं है, ओनली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यहाँ पे आप इजीली किसी भी स्केलर पार्ट के लिए अगर डैगर करेंगे तो आप ओनली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे। ऑलवेज नहीं है ये टर्म, देखो डैगर में 2 ऑपरेशंस हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम कोई मैट्रिक्स वहाँ पे ऑपरेटर ले रहे हैं, कॉलम वेक्टर ले रहे हैं, कैट वेक्टर ले रहे हैं या ब्रा वेक्टर ले रहे हैं। तो जनरली 2 ऑपरेशंस हैं, बट अगर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कोई स्केलर का आपको डैगर फाइंड करना है तो स्केलर के लिए ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है। अभी मैंने आपको रीजन सजेस्ट किया कि क्यों एक्सक्लूड होता है ट्रांसपोज, क्योंकि स्केलर मींस वन एलिमेंट, और किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बना है जिसमें मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं है। अगर उसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज ऑपरेशन से जो मैट्रिक्स का फॉर्म है वो अनचेंज रहेगा, और अनचेंज रहेगा दैट मींस वो स्केलर है। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर पार्ट में ट्रांसपोज से कोई इफेक्ट नहीं आया, ओनली डैगर में आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये आगे कहीं रिक्वायर्ड होगा प्रॉब्लम में किसी पार्ट के लिए, तो स्केलर का डैगर मींस ओनली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और जनरली अगर वो कॉम्प्लेक्स स्केलर है, अगर ये रियल होगा तो रियल में फिर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी एलिमेंट है। तो जस्ट आपको ये शो यहाँ पे सजेस्ट करना था किसी पार्ट से कि कुछ नोटेशंस आप मैट्रिक्स फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं कि वो स्केलर है, वेक्टर है, क्या पार्ट बनेंगे। तो अगर आप कोई नॉन डायमेंशन पे जाएं, अगर हम जैसे अभी मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि ये n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस है, तो अगर आप ये साई ब्रैकेट लेंगे तो साई ब्रैकेट के लिए आप देखो, जब आप फंक्शन ले रहे थे तो फंक्शन का ऑपरेटर से डैगर प्रोडक्ट, फंक्शन का ऑपरेटर से प्रोडक्ट का ऑर्डर आप एक कंडीशन में चेंज कर रहे थे कि अगर आप ऑपरेटर अगर आप स्पेस ले रहे हैं पोजीशन स्पेस, बे फंक्शन पोजीशन स्पेस में आपने रिपीट कर दिया। अगर किसी ऑपरेटर का नेचर मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हो सकता है कि आपसे पहले आपको ये इफेक्ट फेस ना हुआ हो कि कहीं आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट सेम रहा हो, बट जैसे ही आप ब्रैक नोटेशंस पे आ रहे हैं, ऑपरेटर का वेक्टर और ब्रा वेक्टर से ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, कैट वेक्टर का ब्रा वेक्टर से ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ये सब इफेक्ट आपको यहाँ पे अलर्ट रखना है, अलर्ट रहना इन पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे अपनी चॉइस से ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जो जिस साइड है उसी साइड आपको प्रेजेंट करना है। तो पहले है यहाँ पे ब्रा वेक्टर, दिस ब्रैकेट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 1 ब्रा वेक्टर एंड देन कैट वेक्टर। तो पहले आप ये मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 स्टार, A2 स्टार, A3 स्टार एंड लास्ट एलिमेंट An स्टार। अब इसको कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 A3। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म से इजीली आप रिलेट कर सकते हैं, और मैट्रिक्स में कोई डाउट होना चाहिए किसी को, मैट्रिक्स फॉर्म से जस्ट मैंने इसीलिए इसको रिलेट किया क्योंकि आप 12th लेवल से, इंटरमीडिएट लेवल से आप मैट्रिसेस पढ़ते आ रहे हैं, और शायद ऑल क्लासेस में आपने ये मैट्रिसेस को जरूर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्लाई किया होगा। तो मैट्रिक्स से फेमिलियर है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन से आप फेमिलियर है, इसलिए आप मैट्रिक्स से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो अब 2 मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो सब आप सेल्फ फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट पार्ट क्या बनेगा, ये फर्स्ट टर्म का इस फर्स्ट टर्म से प्रोडक्ट करेंगे तो ये A1 स्टार बन गया, A1 स्टार A1, और प्रोडक्ट किया तो A1 मॉड स्क्वायर करते हैं। फिर ये सेकंड को सेकंड में प्रोडक्ट करेंगे तो ये एडिशन बनते जाएंगे। जनरली मैंने एलिमेंट्स लिए कॉम्प्लेक्स, और ये इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये रिजल्ट क्या बनेगा, ये रियल क्वांटिटी का सम बन गया, और ये सम की वैल्यू एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू कोई मिलेगी, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू सिंगल मिलेगी तो ये स्केलर है, और ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं बना हुआ, ये सिंगल वैल्यू बनी, सिंगल एलिमेंट आया जो आपको यहाँ पे बताया था, और ये रियल भी है। यहाँ पे मॉड स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी का, और रियल फंक्शंस को रियल वैल्यूज को ऐड करके रिटर्न रियल बनेगा। तो दिस सम इज रियल स्केलर। कैसे आपको ये सिंगल वैल्यू है, कैसे रियल वैल्यूज हैं, वो आपको ये मैट्रिक्स नोटेशन से प्रोडक्ट करके कंफर्म करें। अगर ये कंफर्म है तो साई जो ये नोटेशन था आपको बताया कि ये सेल्फ प्रोडक्ट बताएगा, इसका नॉर्म क्या है। तो आप ये स्टेप बुक में पढ़े होंगे कि साई ब्रैकेट इज ऑलवेज रियल,
और यही ब्रैकेट पे कंडीशन पड़े होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज रियल बनेगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो सम नॉन जीरो बनेगा। एक ही कंडीशन में ये जीरो हो सकता है जब कैट ऑफ साई इटसेल्फ नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। एक ही कंडीशन में जीरो होगा इफ कैट ऑफ साई इज नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर वो लास्ट लेक्चर में आपको किया कि नल वेक्टर किसको कहें, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो बने। साई नल वेक्टर के लिए अगर ये जीरो बनेगा, अगर साई नहीं है, इफ साई इज नॉट ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर है, तब ये साई श्योरली आएगा जीरो। यही आपने यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे कंफर्म किया है। अगर ये A1 A2 A3 इनमें एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो जाए तो ये सम नॉन जीरो बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, रियल बनेगा। तो ये पॉइंट भी आगे कंफर्म रहेगा कि रियल है और पॉजिटिव है। जनरली जीरो भी हो सकता था, बट जीरो कब है, जब वो नल वेक्टर होगा। बट अगर हम आगे इसका एप्लीकेशन करेंगे, अगर कैट ऑफ साई किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तभी नल वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि नल वेक्टर से आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फाइंड कर सकते। तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन में ये नल वेक्टर नहीं होगा। जब नल वेक्टर नहीं होगा तो ये साई की वैल्यू श्योरली पॉजिटिव बनेगा, नॉन जीरो बनेगा और रियल होगा। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हिंट किया। मैंने A1 A2 A3 अननोन लिए। अगर मैं कोई नोन एग्जांपल लूं, सपोज आपको कैट ऑफ साई दिया हुआ है -1 2 + i एंड 3, ये कोई कैट वेक्टर दिया है, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए कैट वेक्टर है। तो इजीली आप यहाँ पे ब्रा वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सभी को ये ब्रा वेक्टर फाइंड करना आना चाहिए जो आपको यहाँ पे मैंने हिंट किया है। एलिमेंट्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते चले जाएं और कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर में कन्वर्ट कर दें, कॉलम मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट एलिमेंट है -1 रियल है, ऐसा रहेगा। सेकंड एलिमेंट है 2 + i कॉम्प्लेक्स है, तो ये 2 - i बनेगा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर से। और थर्ड एलिमेंट रियल है, वो सच। मैंने कॉलम को रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि साई ब्रैकेट की वैल्यू क्या बनी। मैंने आपको ये हिंट किया कि ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, जो पहले फॉर्म है वो ऐसे रखेंगे। तो पहले एक ब्रा वेक्टर है, तो ब्रा वेक्टर में ये कॉलम रो मैट्रिक्स आएगा -1 2 - i एंड 3। देन कैट वेक्टर, और कैट वेक्टर को आप कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो -1 2 + i एंड 3। अब ये प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट में प्रोडक्ट किया 1 हो गया। ये प्रोडक्ट करेंगे 2 + i और 2 - i, तो आपको ये आप वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, रियल है, पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, जो आपको यहाँ पे बताया होगा। नल वेक्टर नहीं है ये आपको फॉर्म से कंफर्म हो रहा है, तो ये आपको पॉजिटिव भी बताया है और नॉन जीरो हो जाएगा। तो ये नोटेशंस जब आप ये एलिमेंट्स नोन हो जाएंगे तो ये नोटेशंस को आपको कंफर्म हो जाएगा, जो पहले आपको मैंने नोट करा दिया कि ये स्केलर वैल्यू बना, सिंगल वैल्यू आई आपको, कोई स्केलर वैल्यू है, मैट्रिक्स नहीं है। अभी जब मैट्रिक्स नहीं है तो ये स्केलर है। तो कैसे स्केलर बनेगा ये प्रोडक्ट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे बताया था। डिफरेंट पार्ट के लिए, सेम के लिए सेल प्रोडक्ट बन गया, डिफरेंट के लिए भी आप प्रोडक्ट करके भी किसी प्रॉब्लम में आपको इंक्लूड होगा, कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर ये रिलेट नहीं करेंगे किसी से, जैसे मैंने आपको रियल वेक्टर स्पेस से रिलेट करना बताया, तो थोड़ा आपको एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स लगेगा, हाइपोथेटिकल लगता जाएगा, बट थोड़ा रिलेट करते जाएंगे तो जो फैमिलियर मैथमेटिक्स आप पहले सॉल्व किए हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये नोटेशन को हम चेक करने लगे, पहले कैट वेक्टर है, लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट पे जाइए, पहले ब्रा वेक्टर था और फिर कैट वेक्टर है। अब मैंने यहाँ पे पहले ब्रा वेक्टर नोट कर, कैट वेक्टर नोट कर दिया, फिर ब्रा वेक्टर है। तो मैंने आपको ये हिंट किया कि खुद से आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, जो जिस साइड है उसी साइड वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो ये -1 2 + i एंड 3, पहले कॉलम वेक्टर देन रो वेक्टर। अब ये मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर सकते हैं, सभी को मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करना चाहे तो आप ये चेक करिए कि क्या वैल्यू है मैट्रिक्स। ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया, ये आप कंपेयर कर लीजिए। जब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, फिर सेकंड से 3 एलिमेंट मिलेंगे, फिर लास्ट से 3 एलिमेंट मिलेंगे, तो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। सभी को प्रोडक्ट करना था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये स्केलर था, ये वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे, ये स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। तो ये नोटेशंस का मीनिंग आपको कंफर्म रहेगा कि क्या पार्ट है। ये ऑल एलिमेंट्स प्रोडक्ट फॉर्म में प्रोडक्ट करके आप नोट कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो जस्ट आपको ये नोटेशंस खुद से चेंज नहीं करना है, खुद से आपको मिस्टेक नहीं करना है। आगे जो रिक्वायर्ड है, क्यों ये स्केलर प्रोडक्ट वर्ड यूज हो रहा था,
क्यों यहाँ पे ये ऑपरेटर पार्ट बना, क्योंकि ऑपरेटर को मैथमेटिक्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डार्क नोटेशंस प्रॉब्लम के इंटरमीडिएट पार्ट जो आपको यहाँ पे पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम के इंटरमीडिएट पार्ट बनेंगे, तो दैट टाइम आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो ये जो फॉर्म है ये ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टम रिप्रेजेंट ऑपरेटर, सिस्टम रिप्रेजेंट स्केलर, स्केलर, मैट्रिक्स, ऑपरेटर, दीज में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, वो आपको मैंने किया। तो जितने जैसे ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए आपको स्पेस का डायमेंशन कंफर्म हुआ, दैट डायमेंशन से कितने बेसिस वेक्टर्स होंगे, वहाँ पे वो बेसिस वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है कि नहीं है, ये सब पॉइंट्स का आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको हिंट होता जाएगा। अब अभी तो मैंने आपको सिंगल सिंगल नोटेशंस का हिंट किया, सम पॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होंगे, पहले ही आप उनको यहाँ पे नोट कर लेंगे तो आगे कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको कैट नोटेशंस के लिए सर बता दिया, अगर सी को कोई स्केलर ले रहा है, जो पहले नोटेशन बताया हुआ है, ए बी सी ये स्केलर्स हैं, आगे अगर मोर देन वन स्केलर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये नोटेशन कहीं को पढ़ रहे हैं, कैट के इनसाइड में साई को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब इस स्केलर को अगर आप इस कैट नोटेशन से आउटर में नोट करेंगे तो ऐसा आप इसको सी मल्टीप्लाइड बाई कैट साई नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा रिकॉल करें, मैंने अभी आपको ये स्टेटमेंट नोट कराया कि कैट ऑफ साई किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये कैट ऑफ साई किसी हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट है। अब लास्ट लेक्चर पे जाइए, आपको जब लीनियर वेक्टर स्पेस की कंडीशन बताई है तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में फर्स्ट पॉइंट नोट कराया रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन में, एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई स्केलर इज आल्सो द वेक्टर ऑफ सेम वेक्टर स्पेस, दिस इज आल्सो वेक्टर। तो ये पॉइंट्स आपको जो बताए थे कैसे ये स्टेट वेक्टर बनता है, कैसे स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो आगे कंफर्म रहेगा जो लास्ट लेक्चर में आपको हिंट किया हुआ है। अब अगर आपको इसी से ब्रा वेक्टर फाइंड करना हो तो ये कैट वेक्टर का डैगर फाइंड करेंगे तो ब्रा वेक्टर बनेगा, इस रिलेशन का ब्रा वेक्टर फाइंड करेंगे, डैगर किया तो ब्रा वेक्टर हो गया। अब इस पार्ट का डैगर फाइंड करें तो सी कैट ऑफ साई डैगर, और जब डैगर फाइंड करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। तो पहले जनरली हैबिट में ले आए, जब स्केलर होगा तो स्केलर से आप ऑर्डर चेंज कर पाएंगे। तो ये कैट वेक्टर का डैगर ब्रा वेक्टर ऑफ साई, और ये स्केलर का डैगर जो भी आपको ये हिंट किया कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो इस इक्वेशन के डैगर से, इस रिलेशन के डैगर से आपको ये रिजल्ट मिल गया, और इसी को इस अब ये क्योंकि ये स्केलर है, ऑपरेटर को इस ब्रा वेक्टर के जिस साइड है उसी साइड रखना है, बट इस स्केलर को आप चाहें जिस साइड आप नोट कर सकते हैं क्योंकि स्केलर कॉम्यूट करता है। तो आगे कहीं प्रॉब्लम में ये पार्ट रिक्वायर्ड होंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी वे है, कैट वेक्टर जो भी स्केलर मल्टीप्लाई किया हुआ है एसएच आउटर में नोट हो जाएगा, अगर ब्रा वेक्टर से कोई स्केलर मल्टीप्लाई से इस नोटेशन से बाहर निकालना है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा। अगर कहीं ये रियल होगा तो दोनों केस में सेम मल्टीप्लिकेशन में स्केलर आ जाएगा, बट अगर ये जनरली कॉम्प्लेक्स है, अगर सपोज यहाँ पे होता है 2i साई कैट वेक्टर, यहाँ पे हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो जब इस कैट नोटेशन से इसको आउटर में नोट करेंगे तो एसएच 2i आउटर में आपको मल्टीप्लाई हो गया, बट जब इसका ब्रा वेक्टर से आप कोई स्केलर को आउटर में नोट करेंगे, मैंने अनदर ये 3i ले लिया, अब इस 3i को ब्रा वेक्टर के आउटर में नोट करेंगे तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आउटर में मल्टीप्लाई होगा, ये रियल है i इमेजिनरी है तो i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट -3i बन जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा जो ये पॉइंट्स आपको दिया है। अगर आप ये ब्रैकेट का डैगर फाइंड करें तो भी मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि रिवर्स ऑर्डर में आप डैगर फाइंड करेंगे, तो पहले इस लास्ट वाले का डैगर कैट ऑफ साई का डैगर, और फिर आप फाइंड करेंगे ये फर्स्ट वेक्टर का डैगर ब्रा वेक्टर ऑफ फाई का डैगर। तो इस कैट वेक्टर का डैगर ब्रा वेक्टर और इस ब्रा वेक्टर का डैगर कैट वेक्टर, तो ये जनरली डैगर आपको कंफर्म हो गया। बट इसी में आप ये पार्ट जाइए कि आपको ये बताया था कि ये स्केलर भी है, फाई साई स्केलर है और स्केलर का डैगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होता है, तो इसी में आप ये पार्ट भी नोट कर सकते थे क्योंकि स्केलर है, स्केलर में आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले सकते हैं। तो ये जनरल से बता दिया, उसी से आपको ये बताया कि रिजल्ट स्केलर है, तो स्केलर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रा वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है C1 phi1 या यहाँ पे A phi1 प्लस B phi2, ये भी कहीं रिकॉर्ड हुआ, तो ये कैट वेक्टर से आउटर में आप नोट कर सकते हैं, और रिमेनिंग का ब्रैकेट ये ब्रा वेक्टर कैट वेक्टर के साथ मिलके ब्रैकेट बनाएगा, और फिर से ये बी पार्ट को ऐसा नोटेशन से आउटर में नोट करेंगे और ये ब्रा वेक्टर इस कैट वेक्टर के साथ मिलके ब्रैकेट बनाएगा। अगर कहीं आपको ब्रा वेक्टर में ये नोटेशंस हैं A phi1 प्लस B phi2 और आपको किसी कैट वेक्टर से प्रोडक्ट करना है
और ये स्केलर्स आपको आउटर में नोट करना है, तो ए स्टार फाई 1 साई प्लस बी स्टार फाई 2 साई करके ये प्रॉब्लम के कहीं इंटरमीडिएट पार्ट बनेंगे जो आपको यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्कस किए हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है, इसके मैट्रिक्स के आप एलिमेंट्स नोट करते हैं। अगर n डायमेंशनल स्पेस होता तो n डायमेंशनल स्पेस के लिए आप यहाँ पे 1 से लेकर n तक नंबरिंग करते, तो फर्स्ट एलिमेंट बनता a11, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट a12, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट a13 और लास्ट एलिमेंट a1n। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो ये n क्रॉस n ऑर्डर बनेगा, और किसी ऑब्जर्वेबल को ऑपरेटर को आप मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म है ऑपरेटर का, जो भी पहले ऑपरेटर फॉर्म मैंने हिंट किया। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट a21, सेकंड एलिमेंट a22, थर्ड a23 एंड लास्ट एलिमेंट a2n। थर्ड रो नोट करेंगे a31, a32, a33 एंड थर्ड रो लास्ट एलिमेंट a3n। ऐसे ही लास्ट रो नोट करेंगे an1, an2, an3, ann। अगर इस n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के लिए आप बेसिस स्पेसिफाई करते हैं, अगर आप ये फाई 1, फाई 2, फाई 3 और कैट ऑफ फाई n ये बेसिस ले रहे हैं n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए, हिल्बर्ट स्पेस के लिए ये बेसिस रिप्रेजेंट करता है। तो फाई 1 से फाई n तक ये बेसिस वेक्टर्स होंगे। तो इस पर्टिकुलर बेसिस में अगर आप ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करें तो इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स एलिमेंट जो आप लेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट से। ये कैट वेक्टर नोटेशन आपको कंफर्म हो गए, ये ब्रा वेक्टर नोटेशन, और ये मैट्रिक्स की प्रोडक्ट से आपको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर जनरलाइज एलिमेंट ए एम या अगर आपको यहाँ पे ये एलिमेंट शो करना है तो ये जो फर्स्ट इंडिसेस है आप कंपेयर करें जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट इंडिसेस रो के लिए होता है। ये आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट रो में ये फर्स्ट इंडिसेस सभी के लिए सेम है। ईच रो के लिए एनालॉजी करती है, इंडिसेस एक पर्टिकुलर रो के लिए फिक्स हो गया। तो जो फर्स्ट इंडिसेस है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। और आपको ये बताया कि ये कैट वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स होता है और ब्रा वेक्टर रो मैट्रिक्स होता है। तो जो फर्स्ट इंडिसेस है वो ब्रा वेक्टर के इंडिसेस के लिए है और सेकंड इंडिसेस है वो कैट वेक्टर के इंडिसेस के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट इंडिसेस, तो यहाँ पे ब्रा वेक्टर में इंडिसेस सेम है, और जो सेकंड इंडिसेस है एन वो कैट वेक्टर के लिए सेम है। तो इजीली किसी पर्टिकुलर बेसिस में आप मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको आगे रिक्वायर्ड होंगे, इस ऑपरेटर को आप मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको कंफर्म हो गया तो मैट्रिक्स आपको फैमिली से प्रॉब्लम आप इजी वे में हो सकता है सॉल्व कर पाए, कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पाए। तो आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसको दोबारा बता देना। हाँ जी, इसको रिपीट कर देना। ये किसी भी मैट्रिक्स एलिमेंट को आप लाइक से रिप्रेजेंट करते होंगे। ये नोटेशन तो सेम पड़े मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए, बोलिए ये नोटेशन पे जाइए पहले। मैट्रिक्स एलिमेंट का नोटेशन जो मैंने बताया वो तो क्लियर होगा सभी को। जी सर। हाँ 12th लेवल पे भी ये नोटेशन ही पढ़ते थे। अब यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट्स बताए डायरेक्ट नोटेशन के रिगार्ड, पार्ट पे जाइए। कैट वेक्टर कॉलम वेक्टर है और इसी के इक्विवेलेंट या कोई पार्ट के किसी भी डिफरेंट वेक्टर के इक्विवेलेंट बड़ा वेक्टर बनाएंगे तो ये रो मैट्रिक्स बनेगा। तो इजी वे इसी में आपको ये हिंट किया है कि जो फर्स्ट इंडिसेस है यहाँ पे ये m, ये बड़ा वेक्टर का इंडिसेस बताएगा, और ये सेकंड इंडिसेस है n वो कॉलम वेक्टर का इंडिसेस बताएगा। अब आप यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स एलिमेंट को आप एनालॉजी कर सकते हैं। सपोज आपको ये पार्ट पे जाना है तो यहाँ पे a23 का मीनिंग क्या है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। a23 रिप्रेजेंट सेकंड रो थर्ड एलिमेंट। तो आप चेक करें यहाँ पे ये टर्म बनेगा a23, किसी भी पर्टिकुलर बेसिस के कैट वेक्टर्स का आपको आइडिया होगा, उसका ब्रा वेक्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट नोटेशन के स्टेप से। ऑपरेटर का एक्शन दिया होगा, ये पार्ट आप आगे नोट कर सकते हैं। तो आगे कहीं किसी पार्ट के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होगा तो ये नोटेशंस आपको पता होंगे तो आगे रिलेट कर सकते हैं। चाहे वो डायगोनल के एलिमेंट्स हो चाहे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो, सभी को आप रिलेट कर सकते हैं। डायगोनल के लिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सर एक ना जो आपने कैट वेक्टर में पीछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया ना वो n डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के इक्वल होगा। मतलब जो डायमेंशन है हिल्बर्ट स्पेस की वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा उसी के इक्वल होगा या उससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे सर हाँ जी ये नोटेशन सेम रख लीजिए। जैसे यहाँ कैपिटल n है तो इसको कैपिटल कर लें या स्मॉल कर लें। यहाँ पे मैंने n कर दिया ये पार्ट में, कभी दोनों नोटेशंस आपको डाउट किए। जितना डायमेंशन होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के एक पर्टिकुलर कॉलम वेक्टर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। अभी इसी का एक नोन एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया। अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें ये एलिमेंट्स सर ठीक है सर, बस ये पूछना था। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं इनको जब आगे मैं अप्लाई करूंगा किसी नॉन पार्ट प्रॉब्लम के लिए, नॉन ऑपरेटर के लिए, तब रिलेट करते हैं। एक स्लाइड बैक करना। तो अभी तो मैंने डायरेक्ट हाँ जी एक स्लाइड बैक करना सर। तो हिल्बर्ट स्पेस या जो भी अपने आपसे पहले श्रोडिंगर फॉर्मूलेज पढ़ा है, किसी भी पार्ट के प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। दोनों करने जाएंगे, एक्शंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अप्लाई करते जाएंगे, जो भी नोटेशंस प्रॉब्लम में उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे
जनरल डेफिनेशन ऑपरेटर के, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पे आएंगे। एन ऑपरेटर मैथमेटिकल रूल that transforms a cat vector, मैंने psi ले लिया cat vector के लिए, into cat vector सर मैथमेटिकल psi dash, क्या होगा वर्ड मैंने बोला था। An operator is a mathematical rule that transforms a cat vector cat of psi into another cat vector psi dash of same vector space. और इसी में बड़ा वेक्टर के लिए भी आप नोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैट पे ऑपरेट करेंगे तो कैट वेक्टर मिलेगा, और बड़ा वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो बड़ा वेक्टर मिलेगा, बट सेम वेक्टर स्पेस में ही ट्रांसफॉर्म होंगे। जब वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट आ रहा है तो दैट मींस हम वेक्टर स्पेस हिल्बर्ट स्पेस की हम बात वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑपरेटर को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ऑपरेटर को हम कैट ऑफ साई पे ऑपरेट करेंगे तो ये सेम वेक्टर किसी अनदर कैट वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। हम बड़ा वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो ये सेम वेक्टर स्पेस के बड़ा वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन आपको मैंने इन कर दी। अब ये रिकॉल करिए, ये ऑपरेटर का सम पार्ट आपने स्केलर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए भी पढ़ा है। अगर आप किसी ऑपरेटर को फंक्शन ऑफ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये जनरली किसी अनदर फंक्शन में कन्वर्ट होगा, जिसको हम टू पार्ट में नोट कर सकते थे, ए साई एक्स और कोई ए डैश साई वन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आइगन फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे आइगन फंक्शन नहीं होगा अगर फॉर्म चेंज हुआ है या फॉर्म सेम है, ये पॉइंट है। तो फंक्शन पे तो आपने एक्शन ऑपरेटर का चेक किया हुआ है, ऑपरेटर के एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये करेंगे, बट आप ये चेक करिए अगर आप पोजीशन स्पेस बेस्ड फंक्शन पे कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो पोजीशन स्पेस का ही कोई अनदर फंक्शन बन जाएगा। तो सिमिलर मीनिंग यहाँ पे है। और एक पार्ट पे आपको अलर्ट रहना है कि जिधर ये वर्टिकल लाइन मैंने शो किया है ऑपरेटर उसी साइड से ऑपरेट होगा। ये अगर आप अनदर साइड नोट कर दें तो ये एक्शन नहीं है, ऑपरेटर का एक्शन ये अलाउड नहीं है। वर्टिकल साइड से ही आपको ऑपरेट करना है। अगर ये कैट वेक्टर ले रहे हैं और इस साइड आप नोट कर दें तो ये अलाउड नहीं है। ये ऑपरेटर का एक्शन यहाँ पे ऑपरेटर के एक्शन के लिए यही राइट स्टेप है, जो वर्टिकल साइड है उस साइड आपको ऑपरेटर ऑपरेट करना है। तो जनरली आपको ऑपरेटर का आपको बेसिक डेफिनेशन आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। अगर वेक्टर रेफरेंस ले रहे हैं तो सेम वेक्टर स्पेस के कैट वेक्टर को अनदर कैट में कन्वर्ट करेगा, तो अनदर वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। अगर आप फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो सेम स्पेस के अनदर ऑपरेटर कन्वर्ट कर देगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के लिए आप नेक्स्ट यहाँ पे नोट करेंगे लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर linear operator, an operator is said to be linear if it satisfies the following condition. अगर आप मोर देन वन कैट वेक्टर लीनियर रिलेशन ले रहे हैं, लीनियर सुपरपोजिशन ले रहे हैं, यहाँ पे बता रहा है लीनियर, तो उसके एक्शन में लीनियर इंक्लूड करना है। अगर आप यहाँ पे टू स्केलर्स ले रहे हैं C1 C2 और टू स्टेट या कैट वेक्टर्स ले रहे हैं phi1 phi2, तो दीज के लीनियर सुपरपोजिशन अगर आप ऑपरेटर का एक्शन अप्लाई करें तो ऑपरेटर C1 phi2 phi2 को ऑपरेट करेंगे तो ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऑपरेटर का इंडिविजुअल कैट वेक्टर पे एक्शन का लीनियर सुपरपोजिशन करना चाहिए। सिमिलर अप्रोच बड़ा वेक्टर के लिए अप्लाई है। तो यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ पे इसको आउटर में एज्यूम, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि अब इस इक्वेशन का हम बड़ा वेक्टर ले रहे हैं, इसको हम डैगर फाइंड करते हैं। phi1 phi2 टू बड़ा वेक्टर्स कंसीडर किए, अब उनका सुपरपोजिशन नोट करना है। अब दैट पार्ट पे ये C1 C2 मैंने राइट में नोट किए थे, आप नोट कर सकते थे, बट ऑपरेटर्स आपको राइट से ही ऑपरेट करना है, वर्टिकल साइड से ही ऑपरेट करना है। तो लाइक दिस भी नोट कर सकते हैं, जो पहले आपको नोट किया इस फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हैं। ऑपरेटर ए मैंने वर्टिकल लाइन साइड नोट कर दी। अब इंडिविजुअल स्टेट पे इंडिविजुअल बड़ा वेक्टर पे ये ऑपरेटर ऑपरेट करें, phi1 a और यहाँ पे ये phi2 a। अब इसका सुपरपोजिशन करते हैं, लीनियर सुपरपोजिशन बना रहे हैं। अगर ये ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर, तो ये जो फॉर्म मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको डार्क नोटेशन के लिए हैं,
अगर कहीं ऐसा हो सकता है कि ऑपरेटर आपको ऑपरेटर का एक्शन फंक्शन पे डिफाइन किया हो, तो उसकी आप यहाँ पे नोट करते चले जाएं कि फंक्शन पार्ट पे क्या रिजल्ट बनेगा। ये phi 1 phi 2 आप केस में फंक्शन एज्यूम करेंगे। सपोज पोजीशन स्पेस में मैंने इसको phi 1 x और phi 2 x फंक्शन ले ली। अब दीज का सुपरपोजिशन c1 phi 1 c2 phi 2। अब इस लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस पे ऑपरेट करें तो रिजल्ट सेम होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल फंक्शन पे ऑपरेटर को ऑपरेट करें और उनके रिजल्ट का सुपरपोजिशन करते हैं, ये मैंने सेपरेटली बहुत इस फंक्शन पे ऑपरेट कर दिया ऑपरेटर। अब जो यहाँ से रिजल्ट बनेगा उनको करना है, ये जो सिमिलर कंडीशन है ये कोफिशिएंट्स इंक्लूड करते हुए कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तब ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होगा। अदरवाइज ऑपरेटर इज नॉट लीनियर। ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर फंक्शन पे एक्शन दिया है तो ये रिजल्ट यूज करके चलेंगे, अगर कैट वेक्टर पे रिजल्ट यूज करके चलेंगे, ड्रा वेक्टर पे एक्शन दिया है तो ये फॉर्म यूज करके चलेंगे। जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्शन से आप ये कंडीशंस चेक करें, अगर कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऑपरेटर होगा। एग्जांपल्स यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर और यूनिट ऑपरेटर वर्ड भी कहीं पे आप ये लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन को फुलफिल करेगा। और एक ड्रैग नोटेशन में एक फॉर्म यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं phi psi, या दोनों साइड आप सेम नोटेशन को पहले एक बार ट्राई कर सकते इजी के लिए। मैंने ये फॉर्म बता दिया कि ऑपरेटर है, पे चेक कर सकते हैं कि लीनियर ऑपरेटर होगा या नहीं होगा। इस ऑपरेटर को करते हैं। सेकंड ऑपरेटर आपको ड्राइव नोटेशन में डिफाइन किया हुआ है, मैंने ये कंडीशन यहाँ पे यूज कर लिया। मैं इस कंडीशन का लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑपरेटर ए c1 phi 1 प्लस c2 phi 2। अब ऑपरेटर ए के प्लेस पे जिस ऑपरेटर को प्लेस कर दीजिए, मैंने ये कंडीशन और ऑपरेटर का फॉर्म प्लेस कर दिया। और डार्क नोटेशन के जो कुछ है मैंने कि अगर वहाँ पे कोई स्केलर है c1 c2 यहाँ स्केलर्स हैं, स्केलर्स को आप किसी साइड भी नोट कर सकते हैं, कैट वेक्टर और ड्राइव वेक्टर के किसी भी साइड नोट कर सकते हैं। तो ये c1 को मैंने पहले यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं, तो मैंने लेफ्ट मोस्ट साइड नोट कर दिया है। बाकी पार्ट phi 1 ऐसे c2 को नोट कर दिया, c2 कैट वेक्टर ऑफ phi। अब यहाँ से फिर से चेक कर, ये ऑपरेटर पार्ट बन गया, उसके प्लेस पे फिर से ये रख दीजिए। तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था मैंने और राइट साइड लीनियरिटी कंडीशन का फाइंड हो गया, देन गिवन ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर। ड्रैग नोटेशन में मैंने आपको ये सजेस्ट मेथड हिंट कर दिया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं लीनियर के लिए। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने राइट हैंड साइड से मैच करा दिया, सम टाइम आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेट कर लें, उनके कुछ स्टेप्स फॉलो कर लें, अगर वो मैच कर पाते हैं तो लीनियर ऑपरेटर होगा, अगर करते हैं तो नॉट लीनियर ऑपरेटर होगा। इसी में एक प्रॉब्लम से इसको चेक करते हैं, अगर फंक्शन पे एक्शन दिया हुआ है तब ऑपरेटर लीनियर होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट, कैसे चेक करना है करते हैं। Start the operator A whose action is defined as A psi x is equal to x psi x. This is the function in position space. X position is linear or not. ऑपरेटर का एक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन पे क्या एक्शन है। यहाँ पे ऑपरेटर नोटेशन डिफाइन था, यहाँ पे ऑपरेटर ए नोटेशन है और उसका फंक्शन पे क्या एक्शन है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसको चेक करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोथ फंक्शन नोटेशन में भी और ड्रैग नोटेशन में आपको लीनियरिटी कंडीशन बताया हुआ है। अब यहाँ पे फंक्शन पार्ट से एनालॉजी करने के लिए आप कोई फॉर्म आप एज्यूम कर लें, उनका सुपरपोजिशन c1 phi 1 प्लस c2 phi 2, ये आप चेक करें, इससे एनालॉजी करना है। ऑपरेटर में जो भी टर्म है, ऑपरेटर के एक्शन से आप चेक करें, ऑपरेटर के राइट में जो भी टर्म है उसमें किया x से, यहाँ पे psi x था और psi x में प्री मल्टीप्लाई किया x से, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर c1 phi 1 x प्लस c2 phi 2 x। अब ऑपरेटर का एक्शन यहाँ डिफाइंड था, उससे एनालॉजी करके आपको ये कंफर्म हो गया कि ये x मल्टीप्लाई करना है इस बार, दिस इज इक्विवेलेंट टू psi x, दिस टर्म रिप्रेजेंट psi x और x से मल्टीप्लाई करना है। और ये x स्केलर से कॉम्यूट करेगा, तो c1 x phi 1 x प्लस c2 x phi 2 x। यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इस पार्ट को, फिर से आप phi 1 नोट कर सकते हैं, इस पार्ट को आप a कर सकते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड से मैच कर गया, तो आप चेक कर सकते हैं। इस कंडीशन पे चले जाइए। ऑपरेटर के एक्सपोर्ट करते हुए ये कंफर्म हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड फाइंड हो रहा है, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एंड गिवन ऑपरेटर इज लीनियर। ये ऑपरेटर जो आपने यहाँ पे एक्शन डिफाइन किया था वो लीनियर है। चेक करेंगे, स्टेटमेंट सिमिलर है। चेक वेदर द ऑपरेटर A defined as operator psi x is equal to psi star कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इज लीनियर और नॉट। तो फंक्शन पार्ट के लिए एक्शन डिफाइन किया हुआ है, दैट एक्शनलिटी कंडीशन जो आपको बताई हुई है यहाँ पे इसमें अप्लाई कर दें और चेक करें कि वो लीनियर है या नहीं। बहुत जल्दी से प्रॉब्लम के स्टेप्स ट्राई करिए, कंफर्म करिए। आपको ऑपरेटर के एक्शन को फंक्शन करने के लिए टू डिफरेंट फंक्शन का आप सुपरपोजिशन कंसीडर करेंगे, ऑपरेट करेंगे। अब ये जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में नोट किया है इज इक्विवेलेंट टू साई एक्स। अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से प्री मल्टीप्लिकेशन करना है। फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट C1 जनरली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पहले मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का इस पर्टिकुलर फंक्शन में प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑपरेटर का एक्शन जो डिफाइन किया है उसको लीनियरिटी कंडीशन में इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे C1 स्टार C1 फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म से प्रोडक्ट किया, तो ये C1 मॉड स्क्वायर phi 1 फंक्शन ऑफ x मॉड। ऐसे ही फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म प्रोडक्ट किया, C2 मॉड स्क्वायर phi फंक्शन ऑफ x मॉड स्क्वायर। अब फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्रोडक्ट किया, तो phi 1 स्टार x phi 2x। अब से फर्स्ट सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, ये आपको 4 टर्म्स बनेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। जब लेफ्ट हैंड साइड के जो रिगार्डिंग कंडीशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे ऑपरेटर के एक्शन को इंक्लूड करते हैं, तो ये पार्ट बनेंगे। मैंने आपको ये हिंट किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एडजस्ट हो जाए या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली कर, फिर आप उनमें सभी स्टेप्स फॉलो करके एनालॉजी करें, कंपेयर करें कि वो मैच करते हैं या नहीं करते। अब राइट हैंड साइड में ये कंडीशन थी। अब ऑपरेटर के एक्शन को इंक्लूड ऑपरेटर के राइट में जो भी टर्म है, C1 लेफ्ट में है, राइट में phi 1 है, तो दिस टू psi x। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से प्रोडक्ट करना है। और ऐसे ही इस टर्म के लिए A2 स्टार phi 2। अब इजी लगता है, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं जिनमें आप कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे ओनली 2 टर्म्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच नहीं करती, और जब मैच नहीं करेगी तो ऑपरेटर इज नॉट लीनियर ऑपरेटर। द ऑपरेटर ए जो डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम में डिफाइन किया हुआ है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे वो आपको यहाँ पे दीज प्रॉब्लम से हिंट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन किया हो, चाहे जिस नोटेशन में हो, आप फॉलो कर सकते हैं। अब
ऑपरेटर नोटेशन, ऑपरेटर एक्शन, फंक्शन, डार्क नोटेशन के टर्म्स में ये आप लोग प्रॉब्लम नोट कर सकते हैं। जो पहले फॉर्म्स आपको डार्क नोटेशन के एक्सेस बताएं वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। लेट cat of phi and phi 2 be orthonormal. These vectors of a two-dimensional vector space or Hilbert space. In this space, two cat vectors, cat of psi 1 and cat of psi 2, are defined as one by root 2 cat of phi 1 plus pi by root 2 cat of phi 2, and psi 2 is given plus 3i phi 2. आपको एक वेक्टर सेपरेटली डिफाइन किए हैं। phi 1 phi 2 बेसिस वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के। फर्स्ट पार्ट, ब्रैकेट्स cat of psi 1, vector of psi 1 multiplied by cat vector of psi 1. Find the operators. ये नोटेशंस आपको बताएंगे। Find the trace of operator. यहाँ पे फर्स्ट चाहे तो ये भी नोट कर सकते हैं ब्रैकेट में। आपको यहाँ पे जब तक आज लेक्चर डिस्कस हुआ है, लेक्चर में जो भी पार्ट डार्क नोटिस स्टेप्स बताए हैं, कोई पॉइंट्स बताए हैं, क्या नोटेशंस हैं, क्या मीनिंग होगा इनका, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो सब आपको रिवाइज जाएगा। तो आपको कैट वेक्टर गिवन है, अब these के ब्रा वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। आपको कैलकुलेट करना बताया है, फाइंड करना बताया है, पर वो प्रैक्टिस करते जाएं क्योंकि ये प्रॉब्लम के इंटरमीडिएट बनेंगे तो इनमें टाइम वेस्ट ना करें कैलकुलेट करने में। बहुत ईजी वे है कि जो कैट नोटेशंस उनको आप ब्रा वेक्टर नोटेशन में रिप्लेस कर दें, और जो इनके स्केलर्स मल्टी फैक्टर हैं उनको आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस कर दें। तो अगर कोई रियल है तो वैसा ही रहेगा, जैसे फर्स्ट कैट वेक्टर के लिए फर्स्ट स्केलर है वो रियल है, तो ये सेम रहेगा। और जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, इमेजिनरी होगा, उसको आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस करेंगे तो आई कंजुगेट माइनस आई, डायरेक्ट आप ब्रैकेट नोट कर सकते हैं। ये आपको psi 1 psi 2 कैट वेक्टर उनके ब्रा वेक्टर्स फॉर्म मैंने नोट कर दिए। अब दीज प्रॉब्लम्स के पार्ट्स के लिए आपको तो जिस साइड नोटेशन है उसी साइड वो नोटेशंस का फॉर्म प्लेस कर देंगे। पहले ब्रा वेक्टर है, psi 1 की वैल्यू प्लेस कर दी, फिर कैट वेक्टर है। जैसे ही आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने नोट करा कि phi 1 phi 2 ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, आपको इनके इक्विवेलेंट ब्रैकेट का भी आइडिया है। इसी स्टेटमेंट्स आपको इनडायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन है कि phi i j ब्रैकेट
is canonical delta ij. That means this may be सेम ब्रैकेट सेम स्टेट वेक्टर के ब्रैकेट के लिए वैल्यू 1 है, 4 ब्रैकेट्स का आपको इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेटमेंट से हिंट दिया हुआ है, स्टेट 1 और डिफरेंट के लिए 0। तो ये 4 ब्रैकेट्स का आपको इनडायरेक्टली हिंट दिया था, जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर को स्केलर में प्रोडक्ट कर दीजिए, ये -1/√2 -1/√2, ये 1/2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो जिस साइड नोटेशन है, अब यहाँ पे देखिए बड़ा वेक्टर ऑफ φ1 नोटेशन है, इसको कैट वेक्टर ऑफ φ1 से प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे φ1 ब्रैकेट बन गया। ऐसे ही आप ये सेकंड टर्म में प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, -i को i में मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, और 1/√2 मल्टीप्लाई पे 2 में कन्वर्ट हो गया, 1/2 में बड़ा वेक्टर φ2 कैट वेक्टर φ2। अब जो रिमेनिंग टर्म है ये फर्स्ट और ये लास्ट, तो ये -i/2 φ2 ब्रैकेट, और ये लास्ट और ये +i/2 φ2 φ1, ये 4 ब्रैकेट्स के टर्म्स में रिजल्ट बन गए। अब आपको ये 4 ब्रैकेट्स की वैल्यूज यहाँ पे स्टेटमेंट से हिंट था, ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0, ओनली सेम ब्रैकेट कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे, ये ब्रैकेट 1 है, और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो हाफ हाफ को ऐड किया तो ये वैल्यू 1 आ गया। अब आपको ये बताया था कि चाहे पहले तो नोटेशंस वाइज आपको हिंट किया, मैट्रिक्स ऑपरेटर फॉर्म मैट्रिक्स नोटेशन से हिंट किया, अब आपको इस ब्रैक नोटेशन से भी ये कंफर्म हो गया कि ये ब्रैकेट की वैल्यू आएगी, आप चेक कर सकते हैं ये इसके लेवल। ब्रेक का टाइम हो गया, बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। सर एक बार 2 स्लाइड्स बैक करना है। सर नेक्स्ट वाली करिए, 11th स्लाइड। सर हाँ जी सर ये जो वेक्टर स्पेस के जो ऑपरेशंस होते हैं सर, लीनियर वेक्टर स्पेस के, इसमें सर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट ये सर तो डिफाइन होते हैं, बट सर क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता, तो आप सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्या? फिर से बोलिए क्या पूछ रहा है सर? क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेशंस इन वेक्टर स्पेस ना सर, लीनियर वेक्टर स्पेस। अब लीनियर वेक्टर स्पेस के रूल्स फॉर एडिशन और रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, या आज जो मैंने आपको ये हिंट किया है कि एडिशन नहीं सर, अभी आपने स्केलर प्रोडक्ट बताएगा, क्या पार्ट अभी आपने सर इनर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बताया ना सर ब्रैकेट में, उसके नीचे आपने सर एक वेक्टर प्रोडक्ट भी बताया था जिसके दोनों वो एक साइड है, इससे पहले इस स्लाइड में बताया हुआ है। और हाँ सर ये स्लाइड में आपको बताया हुआ है। हाँ सर, बट सर ये आपने सर 2 टाइम्स एग्जांपल वाइज हिंट कर दिया। हाँ मैंने आप मुझे नहीं पता कि आप या नहीं, मैंने इसमें आपको ये हिंट कर दिया कि कब ये वेक्टर प्रोडक्ट अलाउड है, कब फॉरबिडन है, मैंने यहाँ पहले नोट कराया है, और कब ये अलाउड होगा कब फॉरबिडन होगा उसकी हिंट भी आपको किया। सपोज आप 1 पार्ट ले रहे हैं हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन का वेव के लिए आपको इसका पोजीशन स्पेस पार्ट भी लिखना पड़ेगा, जिसको NLM से बताएंगे। ये तो सभी रिकॉल कर पा रहे होंगे आप? यस सर, इसका जो सर सेकंड वाला इसमें यस सर, इसी में स्पिन वेव फंक्शन जब आप नोट करेंगे तो स्पिन अप भी हो सकता है और डाउन भी। अब आप ये बताइए ये जो कैट वेक्टर है वो किस स्पेस का है? NLM सर, ये तो साई NLM से आपको पोजीशन स्पेस की वेव फंक्शन की आपको मिलेगा। यस सर, आप इनका फंक्शन फॉर्म पे जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आएगा, आपको sin थीटा cos थीटा फॉर्म भी बनेगी, एक्सपोनेंशियल im5 भी बताएगा, तो ये पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन ही तो है। हां सर, और ये स्पिन स्पेस वेव फंक्शन है। पोजीशन और स्पिन दोनों सेम स्पेस थोड़ी हैं। नहीं है ना सर, इसीलिए इसी का तो सर सेकंड पॉइंट तो सर पूछ रहा हूं ना सर कि इसमें लिखा हुआ है फॉरबिडन इफ psi and phi मैं वो पूरी बात सुनिए, जब दोनों डिफरेंट स्पेस को बिलोंग करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये अलाउड हो गया और ये टोटल। अब आपने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा होगा सिंगल लट्टी कि कहीं आपने ये 2 0 0 और psi दो को प्रोडक्ट कर दिया हो एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या है क्या कभी ऐसा? नहीं सर, नहीं पढ़ा है ऐसा? नहीं पढ़ा तो अब ये दोनों जो वेव फंक्शन थे कैट नोटेशन इलेक्ट्रॉन के पोजीशन स्पेस के बेसिस वेक्टर्स हैं, कैट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देख वेक्टर स्पेस के लिए तो फॉरबिडन बताया ना, तो ये अलाउड नहीं है, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। बट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे हो तब ये पढ़े होंगे। ये फर्स्ट के लिए उसके लिए तो NL डिफरेंट यस अलाउड हो जाएंगे। हाँ जी, तभी अलाउड हो जाएंगे। बट जैसे 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेक्टर स्पेस सेकंड इलेक्ट्रॉन के वेक्टर स्पेस से डिफरेंट होगा। यस सर, दोनों वेक्टर्स इंडिविजुअल पार्टिकल के वेक्टर स्पेस डिफरेंट होंगे तभी अलाउड होगा। यस सर। अब हम सर ये यस सर, ये पॉइंट तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें एनालॉजी करने लगे कि अगर कोई स्टूडेंट इसको ये एनालॉजी करने लगे कि सर ने एग्जांपल बताया हेलियम पोजीशन स्पेस, तो यहाँ पे तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन स्पेस की बात कर रहे हैं। यस सर, ये भी बताया कि पोजीशन स्पेस एक एग्जांपल है, हम डिस्क्रीट बेसिस के लिए डिस्टेंस पे जाते हैं, हिल्बर्ट स्पेस पे जाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन तो जरूर ये पोजीशन स्पेस में थे, ये साई NLM है वो एनर्जी आइगन फंक्शन है NLM के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर तो कुछ चेंज करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, कहीं ना कहीं कोई पार्ट चेंज हो रहा होगा। जी सर, कहा कि मैंने कि सिर्फ पोजीशन स्पेस ही हिल्बर्ट स्पेस होगा, हिल्बर्ट स्पेस के वेरियस एग्जांपल्स हैं ना।
हाँ सर हम पार्टिकल के लिए जैसे हिल्बर्ट ही स्पेस में तो सर हम एनएलएम हाँ की सर वैल्यू बताएंगे, ये अनदर पार्ट एनएलएम से डिफरेंट होंगी। जब डिफरेंट होंगी दोनों स्पेस डिफरेंट हो गए। यस सर तो यही पॉइंट आपको फॉरवर्ड एंड अलाउड। आगे जब आप मल्टी पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको कब ये पार्टिकल सिस्टम में फॉरबिडन पार्ट वहाँ पे ये टर्म एक्सक्लूड होता जाएगा। सेम पार्टिकल के लिए सेम नोटेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तब ये आपका फॉरबिडन हो जाएगा। जी सर सर वही तो सर ये जो डाउट था ये सर इसीलिए राइज हुआ था क्योंकि सर ये जो फॉरबिडन वाला पॉइंट है ये मतलब पढ़ा तो था मैंने, मतलब सर पहले ही पढ़ा था, बट सर सिंस ये जो हमारे वेक्टर स्पेस होते हैं सर इसमें हम पढ़ते हैं कि ये n डायमेंशनल तक जाते हैं, तो मैंने सोचा था कि सर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें एक डायमेंशन हमें ऐसा जरूरी नहीं। मैंने जो हिल्बर्ट स्पेस की डायमेंशन बताई, जनरल बताई, बट जनरल इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि उसमें 100 डायमेंशन ही होगी या 10 टू पावर 100 होगी, वो डायमेंशन 2 भी हो सकती है। यस सर जनरली जब आप पार्टिकल बॉक्स पढ़ते हैं, अगर लास्ट अटेंड किया हो तो जनरली इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक जाएगी, बट उसको स्टडी करने के लिए हम n की कितनी वैल्यू तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो फाइनाइट डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो काउंट हो जाएंगे, बट जनरली वैल्यू तो इनफाइनाइट है ना। यस सर और पूछना किसी को? तो फर्स्ट स्लाइड तो इसी स्टूडेंट ने बहुत पहले मैसेज किया था जी कि सर और डायमेंशन में क्या डिफरेंस है। कोई वाजिद अहमद रहे थे, मैंने दोनों का डेफिनेशन बताया है। यहाँ पे जब हम ये वेक्टर्स मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का नंबर काउंट करेंगे तो नंबर 1 से n तक जा रहा है, तो मैक्सिमम नंबर कितना हुआ n, वो डायमेंशन बताएगा। जब इन बेसिस वेक्टर्स को हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बेसिस बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? नंबर काउंट करना है डायमेंशन के लिए, हमें सिर्फ नंबर काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के। जैसे 10 है तो वहाँ पे 10 वेक्टर्स मैक्सिमम नंबर में लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेंगे, बट अब हम कौन वेक्टर्स जो हम यूनिट वेक्टर एज्यूम करके चल रहे थे वो बेसिस वेक्टर्स को जब हम सेट से रिप्लेस तो वो बेसिस बनेगा। जैसे अभी हम 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया, तो 3 था और 3 डायमेंशन से आपको यहाँ पे कंफर्म है कि ये जो नोटेशंस हैं i j k ये मैक्सिमम पे कितने हैं 3 हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो डायमेंशन आपने काउंट कर लिया 1, तो डायमेंशन आपको पता चल गया कि 3 है, बट जब आपने ये सेट से रिप्रेजेंट किया ये बेसिस बन गया, ये बेसिस बन गया। 3 अभी भी r कैप थीटा कैप फाई कैप 3 इंडिपेंडेंट है, बट ये सेम वेक्टर स्पेस का अनदर बेसिस बन गया। ये बेसिस है, ये बेसिस है, देखो दोनों बेसिस डिफरेंट है, बट ये सेट बेसिस रिप्रेजेंट करेगा, जबकि डायमेंशन अभी भी यहाँ 3 है। डायमेंशन में जस्ट नंबर चेक करना है कि कितने मैक्सिमम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उनका क्या है, बट उसको सेट से रिप्रेजेंट कर देंगे, उनके एलिमेंट्स शो कर देंगे तो बेसिस बनाएंगे और ईच एलिमेंट बेसिस वेक्टर बनेगा। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।